ट्रंप प्रशासन और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ ट्रंप ईरान में नया नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी पैमाने का हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। अगर किसी तरह की हमला की जाती है तो उसको युद्ध माना जाएगा, यह ईरान ने साफ कर दिया है। ट्रंप ने हाल में ऐलान किया कि अगले सप्ताह फिर से दोनों देशों के बीच वार्ता होगी। हालांकि ईरान अपनी कूटनीतिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ईरान को यह पता है कि अमेरिका पर इस वक्त भरोसा नहीं किया जा सकता और अमेरिका इधर बातचीत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो कभी भी हमला कर सकता है। और इसी वजह से ईरान जो है वो हर स्तर पर अपनी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। अपनी कूटनीतिक स्तर की अगर बात की जाए तो वो तैयारी ईरान ने शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको बताते कि आखिर वो पहला स्तर क्या है। कूटनीतिक दबाव, यानी चालाकी से कैसे काम कर रहा है वो समझिए। ईरान सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन को साथ लेने में कामयाब रहा है और इन देशों ने साफ कर दिया है कि वो अपना हवाई क्षेत्र अमेरिकी हमले के लिए नहीं देंगे, क्योंकि इनको डर है कि अगर अमेरिकी के साथ या अमेरिका को सपोर्ट करते हुए नजर आए तो गड़बड़ हो सकती है। हवाई क्षेत्र अगर हमले के लिए दे दिया तो ईरान छोड़ेगा भी नहीं। और इन लोगों को कहीं ना कहीं ईरान ने कूटनीतिक दबाव के जरिए साथ लाने में सफलता हासिल की है। यह अमेरिका के लिए बड़ी रणनीतिक बाधा के तौर पर देखा जा रहा है। अब आ जाइए दूसरे स्तर पर। दूसरा स्तर क्या है? वो है सैन्य तैयारी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद माना है कि मध्य पूर्व में 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की मारक सीमा में हैं। ये अमेरिकी विदेश मंत्री मान रहे हैं मार्को रूबियो ने कि जो मध्य पूर्व में उनके जो अमेरिकी सैनिक हैं, जिनकी संख्या करीब 30 से 40 हजार से ज्यादा है, और वो मान रहे हैं कि 30 से 40 हजार से जो ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं वो ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की मारक सीमा के अंतर्गत आ रहे हैं। यानी अगर ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसमें 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक को नुकसान होगा। ईरान के पास लगभग 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और इजराइल के साथ हालिया युद्ध में कुछ मिसाइलें उनकी उन्नत रक्षा प्रणाली को भी भेदने में सफल रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब युद्ध हुआ इजराइल के साथ और उस समय किस तरह से जो उनकी रक्षा प्रणाली थी इजराइल की, उसको भेदने में कामयाब रही इजराइल की फाइटर। अब आ जाइए तीसरे स्तर पर, यानी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। इराक के गुट, यानी प्रॉक्सी वॉर की अगर हम बात करें, इराक के गुट, लेबनान का हिजबुल्लाह हो या फिर यमन के हूती, ये सभी ईरान के साथ खड़े होने की बात कह चुके हैं। काताइब हो, हिजबुल्लाह हो, अल नुजाबा हो या फिर बद्र संगठन, ये तैयार है। ये इन्होंने कह दिया है कि अगर उधर से हमला हुआ तो हम ईरान के साथ हैं और जवाब देंगे। हूतियों ने हाल में एक जलते जहाज का एक वीडियो भी जारी किया था जिस पर सिर्फ लिखा था जल्द। यानी जहां अमेरिका ने ईरान को घेरने का वादा किया था तो दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिकी घेराबंदी करके रखी है। यानी एक तरफ से अमेरिका हमला करता है तो दूसरी तरफ घेराबंदी भी कर रखी है। चूंकि ईरान की पुरानी सैन्य तकनीक अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो स्वाम टैक्टिक्स अपना सकता है, यानी सैकड़ों तेज स्पीड बोट और ड्रोन एक साथ भेजकर दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर सकता है। हाल ही में ईरान ने दावा किया कि उसे 1000 नए रणनीतिक ड्रोन मिले हैं, शायद 136 ड्रोन जिन्हें रूस ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया। फिलहाल ये ड्रोन ईरान के शस्त्रागार में है। साफ है कि तैयारी दोनों ओर से जारी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ
जुड़े हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है देवनाथ सर। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड आशीष सहाय रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष सर आपका भी। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सोडी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवनाथ सर आपका रुख करना चाहेंगे और समझते हैं कि अगर बातचीत की कोशिश तो की गई और उसकी एक तस्वीर देखने को मिली भी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बेनतीजा दिखती हुई नजर आई। भले ही अमेरिका कह रहा हो कि हम तैयार हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वो भी कह रहा है कि हम भी तैयार हैं। कैसे देखें इस पूरे बातचीत के दौर को, और आगे अगर बातचीत विफल होती है तो उसके बाद क्या तस्वीर रहेगी? आशीष, बातचीत हुई, ये ही बहुत बड़ी सफलता है। अगर हम पिछले हफ्ते सोमवार मंगलवार की सोचें तो ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त युद्ध चालू हो सकता है। लेकिन जैसे ही मंगलवार को ये स्थिर हुआ कि ओमान में मस्कट में बातचीत होगी, तो अगले 3-4 दिन तक, यानी थर्सडे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक, शनिवार तक पूरे दुनिया में एक माहौल था उम्मीद से भरा हुआ। आज भी हम आशा कर सकते हैं कि माहौल इसी तरह से उम्मीद से भरा रहेगा। आज कल परसों एप्स्टीन फाइल के लीकेज के तहत कोई हमला नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और सबसे बड़ी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 या 2 दिन में अगली मुलाकात, जो कि अगले हफ्ते होनी है, उसकी तारीख और जगह तय हो जाएगी। जी आशीष। ठीक है सर। आशीष सहाय सर, यूके देवनाथ सर ने बहुत बड़ी बात कही है। पहले तो हमले की हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो ये हो रहा था कि हमला नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी जो यूके देवनाथ सर कह रहे हैं कि वो ठीक है, एप्स्टीन फाइल वाला जो मामला अगर हटता है तो उसके बाद वो तस्वीर बदलती हुई नजर आ सकती है, यानी हमला हो सकता है। आशीष, ग्रुप देवनाथ एकदम सही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इमिनेंट नहीं है अटैक अभी, लेकिन उसका कारण एक और है। अगर आप कल का डेवलपमेंट मॉनिटर करेंगे तो इजरायली प्रीमियर नेतन्याहू को यूएस जाना था एंड ऑफ फरवरी में, जो कि रिपोर्ट्स थी। ये कल रात को चेंज हुआ है। नाउ ही इज गोइंग टू अमेरिका टुडे। आज उनको अमेरिका बुलाया गया है और वेंसडे को उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक टेंटेटिव मीटिंग है। अगर ये रिपोर्ट सही है, 90% मेरे इनपुट्स हैं कि ये रिपोर्ट ऑफिशियल है, तो वेंसडे तक का टाइम और मिलता है सारी पार्टीज को अपने रिव्यूज करने का। मिस्टर अब्बास, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहली बार स्टेटमेंट दिया है मस्कट की मीटिंग के बाद। बहुत ही मेजर्ड स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने ये क्लियर किया कि अभी भी मुद्दा बातचीत में यहीं पे अटका हुआ है कि न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शंस ही लगाने की बात करेगा ईरान, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स पे बात नहीं करेगा, ये इंडिकेशन है। तो इस बात को लेके दोनों टीमें अपने अपने राष्ट्राध्यक्षों से बात करने के लिए गई हैं। इसीलिए अमेरिका ने अभी कोई उस पे इंफॉर्मेशन नहीं दी है। मिस्टर अब्बास ने कल एक प्रेस वार्ता में ये बताया है कि हमारी बात शुरू हो गई है, लेकिन हम अपने लीडरशिप से इसको इन्फॉर्म करेंगे कि बातों में क्या क्या मुद्दे आए। इस दरमियान बेंजामिन को यूनाइटेड स्टेट्स ने बुलाया है, क्योंकि आप याद रखें कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो टीम इस बातचीत के लिए गई थी मस्कट, वो मस्कट पहुंचने से पहले इजराइल गई थी। और इजराइल की उस मीटिंग में अलोंग विद नेतन्याहू, सरप्राइजिंगली मोसाद चीफ वाज प्रेजेंट। आईडीएफ चीफ एंड मोसाद चीफ उस मीटिंग में बैठे थे, क्योंकि इजराइल अब कहीं ना कहीं इस सारे मुद्दे को अपने तौर से देख रहा है, क्योंकि वही प्राइमरी टारगेट होगा ईरान का एज अ रिटेलिएशन टू एनी अमेरिकन एग्रेशन। और इन मेनी केसेस ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी तरफ से इजराइल पे किसी न किसी बहाने से कुछ स्टैंड ऑफ वेपन से हमला कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और देखें आशीष जी, ये जो वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना एयर स्पेस डिनाई किया है अमेरिका को फॉर एनी गल्फ एक्शन, इसमें से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास यूनाइटेड स्टेट्स के एयर बेसेस हैं, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री एसेट्स हैं। हाँ।
तो ये इतना सिंपल नहीं होता कि वो अमेरिका के अगेंस्ट चले गए, नहीं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट मूव है ईरान को ये इंडिकेट करने का कि अगर कोई हमला होता है, बहुत से रास्ते हैं जहां अमेरिका ईरान को हिट कर सकता है, गल्फ से, अपनी फ्रिगेट से, अपने बैटल ग्रुप से, जिसमें उन्हें इन देशों के ऊपर का एयर स्पेस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ईरान के पास इस हमले के जवाब में कोई एक्सक्यूज नहीं होगा इजराइल पे हमला करने का। ठीक है आशीष सर, आप सोडी साहब का रुख कर लेते हैं समय के हिसाब से। सोडी साहब देखिए, सर भी कह रहे हैं कि अगर एयर स्पेस अमेरिका यूज नहीं कर पाएगा तो एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए भी रहेगी और अच्छी खबर ईरान के लिए हो जाती है। दूसरी तरफ क्या ये इसको तीसरे विश्व युद्ध की तरफ देख सकते हैं कि संघर्ष की शुरुआत हो चुकी और इसका असर भारत पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा? जय हिंद आशीष जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। तीसरा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा, उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, तीनों महाशक्तियां अमेरिका, रूस और चीन एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगी। दूसरा, कोई भी देश इन महाशक्तियों पे हमला नहीं करेगा, पहला वार इन महाशक्तियों पे हमला नहीं करेगा। तो तीसरा विश्व युद्ध तो कभी नहीं होगा। जहां तक बात है ईरान और अमेरिका की, 13 जनवरी सुबह 9:45 बजे जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग थी 13 रात के हमले से पहले, जिसके उन्होंने आदेश 8 जनवरी को दिए थे, उस सुबेरे की ब्रीफिंग में अमेरिका की जितनी खुफिया एजेंसी थी, सबके मुखिया ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान में हम जीत नहीं पाएंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी, वेनेजुएला जैसे आसान ऑपरेशन नहीं होगा। और दूसरा, खाड़ी के कई देशों ने संदेश भेजा कि अगर अमेरिका ईरान पे युद्ध करता है, हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हम अपनी जमीन और एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम क्षेत्रीय युद्ध में नहीं घुसना चाहते। ये दो जब चीजें हुई तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना 13 रात का ईरान पे हमले का प्लान को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे दो और चीजें बहुत भारी हो रही थी। अगर अमेरिका को सफलता नहीं मिलेगी ईरान में, तो इस साल नवंबर में जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उसमें रिपब्लिकन पार्टी को बहुत चपत लगेगी। और दूसरा, अगर ईरान के हमले में कोई भी अमेरिकी सैनिक मरता है और उसका शव या बॉडी बैग अमेरिका आता है, वहां बवाल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका उन दुनिया के कुछ देशों में से है जहां पे हर इंसान, हर सैनिक की जान की कीमत है। और अगर कोई बॉडी बैग आता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वैसी मुश्किलें हैं। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घट के सिर्फ 42% रह गई है। तो ये सारी कारणों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ईरान पे कभी हमला नहीं करेगा। हाँ, शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएगा, बयान करेगा, कड़ी निंदा करेगा, लेकिन ईरान पे सैनिक हमला अमेरिका कभी नहीं करेगा। ठीक है सर। यूके देवनाथ सर, सोडी साहब तो कह रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं, जो फैक्ट हैं, वो इस वक्त की गवाही दे रहे हैं कि शायद आगे कुछ बातें ना हो, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की भूमिका भी इसमें चर्चा होना जरूरी हो जाती है कि अगर चीजें पलटती हैं तो इजराइल की भूमिका क्या हो जाएगी? हाँ आशीष, देखो, हो ये रहा है कि दुनिया में दो ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि युद्ध ना हो। एक है जितने मुस्लिम देश हैं, ईरान को छोड़ दे तो 56 मुस्लिम देश हैं। ये सब मुस्लिम देश दाएं बाएं गाहे बाहे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डाल रही हैं कि ईरान पर हमला ना हो। इसके कई कारण हैं। कुछ मुस्लिम देश जो हैं वो सहानुभूति दिखाना चाहते हैं। कुछ मुस्लिम देश जो हैं वो शिया देश हैं, शिया प्रबुल, यानी वहां पे आबादी का 30-40% शिया है, तो वो ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाना चाहते हैं। काफी सारे मुस्लिम देश गल्फ के आसपास हैं। अगर युद्ध हुआ तो उनको लगता है कि युद्ध के दौरान उनकी जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम देश ईरान पर हमला नहीं चाहते क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर उनकी अपनी गद्दी खतरे में है। देखिए, पश्चिम एशिया में जितने देश हैं, कहीं पर किंग है, कहीं पर प्रिंस है, कहीं पर शाह है, कहीं पे अमीर है, वहां प्रेसिडेंट भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर भी कई बार पैराशूट वाले होते हैं। तो इन सबको खतरा है अपनी अपनी गद्दी का, तो वो ईरान के प्रति सहानुभूति देके अपनी आवाम को अपने प्रति नरम रखना चाहते हैं।